Hello everyone. Today I will explain juvenile idiopathic arthritis. It is a short but very important topic from pediatrics, and we should know what is juvenile idiopathic arthritis. As the word itself indicates, it is arthritis, which means there is inflammation of joints, and the cause behind developing this arthritis is unknown, therefore it is known as idiopathic. As you all know, idiopathic जो word है ये कब यूज़ करते हैं अपन? जब हमें उसके पीछे जो नॉन मैकेनिज़्म या फिर जो ईटियोलॉजी है, किस वजह से होता है और कैसे होता है, ये अगर पता नहीं होता है, तो उन कंडीशंस को अपन इडियोपैथिक बोल देते हैं। सो दिस आर्थराइटिस इज़ अननोन, देयरफॉर इट इज़ इडियोपैथिक एंड इट्स ऑनसेट इज़ जुवेनाइल फेज़ ऑफ लाइफ साइकिल। जुवेनाइल फेज़ ऑफ लाइफ साइकिल कौन-सा होता है? ये वो फेज़ ऑफ लाइफ साइकिल है जो एडोलेसेंट से जस्ट पहले आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 16 ईयर्स ऑफ एज के बाद में अपन जो फेज़ होता है ना लाइफ का, उसको एडोलेसेंट बोलते हैं। तो अगर उससे जस्ट पहले वाला जो फेज़ है, चाइल्डहुड और एडोलेसेंट के बीच वाला, उसको अपन जुवेनाइल बोलते हैं। सो ऐसा आर्थराइटिस जिसका कोई नॉन मैकेनिज़्म और ईटियोलॉजी नहीं पता होता और वो जुवेनाइल फेज़ में डेवलप होता है, उसको अपन जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस बोलते हैं। सो व्हाट आर द क्राइटेरिया टू कॉल ए कंडीशन एज जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस? बेसिकली द आर्थराइटिस यानी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट इन्फ्लेमेशन शुड लास्ट फॉर मोर देन 6 वीक्स। अगर जॉइंट का इन्फ्लेमेशन मोर देन 6 वीक्स तक चल रहा है और उसका ऑनसेट 16 ईयर्स ऑफ एज से पहले हो रहा है, यानी कि एक पेशेंट की उम्र अगर 16 साल से कम है और उसके अंदर जो आर्थराइटिस है वो मोर देन 6 वीक से चल रहा है, तो अपन इस कंडीशन को बोलेंगे जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। अब हम इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं। बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। पहला है ओलिगो आर्थराइटिस, देन पोलियो आर्थराइटिस, देन सिस्टेमिक जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, देन सोरियाटिक आर्थराइटिस एंड देन एंथेसाइटिस आर्थराइटिस एंड द लास्ट वन इज अनडिफरेंशिएटेड आर्थराइटिस। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है कि अपन को अभी तक कंफर्म नहीं है कि अपन इनमें से किसी में रखें या फिर इसको अलग रखें। अनडिफरेंशिएट का मतलब यही है कि अभी अपनी समझ के बाहर है कि इनमें से किसी एक के अंदर रखें या फिर 2 या 3 के अंदर आ सकता है ये। तो इसको अपन ने बोल दिया अनडिफरेंशिएटेड आर्थराइटिस। जो अभी अपने लिए ज़रूरी है वो इस स्टार्टिंग के 3 ही ज़रूरी हैं। क्योंकि एग्ज़ामिनर अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो अपन को इन 3 की नॉलेज होनी चाहिए, उससे अपन जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। सो अभी मैं आपको एक-एक करके तीनों बता देता हूँ कि इनमें किस तरह से इनका डायग्नोसिस होता है, क्या-क्या इनमें क्राइटेरिया होते हैं और इनका मैनेजमेंट कैसे करना है। सबसे पहले आएगा ओलिगो आर्थराइटिस। द वर्ड itself indicates that there should be less than equal to 4 joints involved. ओलिगो का मतलब ये होता है कि लेस देन इक्वल टू 4, यानी फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ की अमाउंट अगर लेस देन इक्वल टू 4 है, फॉर एग्जांपल एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो अगर उसके अंदर 4 या 4 से कम अमीनो एसिड्स हैं, तो अपन इसको ओलिगो कंडीशन बोलेंगे। और अगर मान लो 4 से ज़्यादा पेप्टाइड्स हैं, फॉर एग्जांपल 4 से ज़्यादा अमीनो एसिड से बनी हुई कोई चेन है, तो उसको अपन पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। तो वो अपने यहाँ भी ख्याल रखेंगे। ओलिगोआर्थराइटिस का क्या मतलब है? देयर शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 जॉइंट्स अफेक्टेड इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। फर्स्ट 6 मंथ्स वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आगे जब आपको बताऊँगा कि इसके जो सब टाइप्स हैं, उनके अंदर भी ये 6 मंथ्स का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो एक पेशेंट के फर्स्ट 6 मंथ्स में, यानी उसको आर्थराइटिस डेवलप हुए हुए 6 महीने हो गए और उन 6 महीनों के अंदर अगर उसको लेस देन 4 इक्वल टू जॉइंट्स उसके अफेक्टेड है, तो अपन उसको पेशेंट किसका बोलेंगे? ओलिगोआर्थराइटिस का। एंड ओलिगोआर्थराइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ juvenile idiopathic arthritis and it accounts for approximately 40 to 50% केसेस। अब ओलिगोआर्थराइटिस एक टाइप है जुवेनाइल का, लेकिन इसके खुद के भी 2 सब टाइप्स हैं। वो कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ परसिस्टेंट, जैसे कि वर्ड खुद इंडिकेट कर रहा है कि अगर 6 महीने पूरे हो गए, उसके बाद भी अगर लेस देन इक्वल टू 4 जॉइंट से अफेक्टेड है। एक पेशेंट आया, आपने देखा उसके आपने कंप्लेंट सुनी और आपने पता लगाया कि 6 मंथ से उसको आर्थराइटिस है, उसके जॉइंट्स में पेन है, इन्फ्लेमेशन है और जो नंबर ऑफ जॉइंट्स इन्वॉल्वड है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो आपने बता दिया ओलिगोआर्थराइटिस है। लेकिन उसका परसिस्टेंट वेरिएंट क्या है कि 6 मंथ्स खत्म होने के बाद भी उसके अभी भी लेस देन इक्वल टू 4 जॉइंट्स ही हैं, यानी कोई नया जॉइंट अभी भी इन्फ्लेम नहीं है। तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे परसिस्टेंट ओलिगोआर्थराइटिस। इसका दूसरा सब टाइप है एक्सटेंडेड, व्हिच मीन्स कि 6 महीने खत्म होने के बाद में मोर देन 4 जॉइंट्स आर अफेक्टेड, यानी कि अब एडिशनली कोई नया जॉइंट इन्वॉल्व हो गया जिसमें इन्फ्लेमेशन है, तो अपन इस कंडीशन को बोलेंगे एक्सटेंडेड ओलिगोआर्थराइटिस। अब अपन देख लेते हैं कौन से वो जॉइंट्स हैं जो यूजुअली मोर कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं ओलिगोआर्थराइटिस में। ये होते हैं नी एंड एंकल जॉइंट, यानी कि जो यूजुअली जो पेशेंट आएगा ओलिगोआर्थराइटिस का, वो कौन से जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन की कंप्लेन करेगा, तो ये मोर कॉमन होते हैं नी और एंकल जॉइंट। अब अपन ने एक चीज़ हमेशा ख्याल में रखनी है कि एग्जामिनर कभी भी अगर किसी आर्थराइटिस का अपन को बता रहा है, कोई क्लिनिकल फीचर्स दे रहा है और उसने बोला है कि सिर्फ हिप जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, तो सिर्फ हिप जो इन्फ्लेमेशन है, तो आपको देख के लगेगा कि यार ये तो बड़ा ईज़ी सा हो गया। ओलिगोआर्थराइटिस का मतलब ये होता है लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 से कम जॉइंट्स इन्वॉल्वड है तो ओलिगो ही होगा।
लेकिन उसने कह दिया कि सिर्फ हिप जॉइंट में उसका इन्फ्लामेशन है, तो बताओ कौन सा टाइप होगा? तो आपने ओलिगो आर्थराइटिस नहीं करना है, क्योंकि हिप जॉइंट में इन्फ्लामेशन अकेले, ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। ये कभी भी एक पेशेंट ओलिगो आर्थराइटिस का कंप्लेन नहीं करता। ओलिगो आर्थराइटिस के पेशेंट में ऐसा नहीं है कि हिप जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो नहीं सकता, हो सकता है, बट उसके साथ किसी और जॉइंट में इन्फ्लेमेशन भी होना जरूरी है। तो आपने वहीं रूल आउट कर देना है कि आइसोलेटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिप जॉइंट इज गिवन, देन वी शुड रूल आउट दैट द पेशेंट इज नॉट बिलोंगिंग टू ओलिगो आर्थराइटिस। आपने सबसे पहले इसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि हिप जॉइंट आइसोलेटेड नहीं हो सकता ओलिगो आर्थराइटिस का एक फीचर। फिर अपने क्या देखना है कि ओलिगो आर्थराइटिस में जॉइंट्स तो चलो इन्वॉल्व हो गए, और कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं इस पेशेंट में, और उसके क्या कंप्लेन हो सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस इज बेसिकली एन ऑटो इम्यून डिजीज विच मीन्स देयर आर ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म्ड अगेंस्ट द जॉइंट्स। जॉइंट्स के जो स्ट्रक्चर्स उसको बना रहे हैं उनके खिलाफ अगर ऑटो एंटीबॉडी बॉडी बना रही है, तो वो कंडीशन जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस होती है। और इडियोपैथिक यानी कि वो क्यों बना रही है इसका हमें पता नहीं है, लेकिन और क्या फीचर हो सकते हैं उस पेशेंट में। तो यहाँ पे जो बेसिकली एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है? एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। और अगर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी अगर सिर में प्रेजेंट है, तो उनकी वजह से आर्थराइटिस तो होगा ही होगा, उसके साथ क्या होगा? सम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स, यानी कि जॉइंट्स के अलावा भी कोई फीचर्स होंगे, जैसे कि यूवियाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूविया। ये बहुत कॉमन सिम्टम है, किससे एसोसिएटेड है? ओलिगो आर्थराइटिस से। तो आपने एक पेशेंट ओलिगो आर्थराइटिस का, उसमें क्या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर होगा? यूवियाइटिस। यूवियाइटिस किस वजह से होता है? ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ और प्रेजेंस ऑफ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। और अगर ये सीरम में है तो ये इंक्रीज करती है सीवियरिटी ऑफ यूवियाइटिस। और कौन सा डायग्नोसिस अपन कर सकते हैं कि आर ए फैक्टर नेगेटिव होते हैं, या आर ए फैक्टर नेगेटिव पॉजिटिव, ये अपन को डायग्नोसिस करने में हेल्प करेगा। तो अगर नेगेटिव है और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी लेवल हाई है, प्रेजेंट है, तो ये ओलिगो आर्थराइटिस है। लेकिन इनसे ज़्यादा जरूरी क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेस देन इक्वल टू 4 जॉइंट्स इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। ये अपने ध्यान रखना है। यूवियाइटिस भी उसको है तो कंफर्म हो जाएगा ओलिगो आर्थराइटिस है, लेकिन आइसोलेटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिप जॉइंट नहीं होगा। अब अपन इसके मैनेजमेंट देख लेते हैं। मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। किस किस तरह से ये वेरिएबल हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर डिजीज़ की लो एक्टिविटी, यानी कि ज़्यादा सीवियर डिजीज़ नहीं है, और वहाँ पे कोई पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर्स भी प्रेजेंट नहीं है, यानी ऐसे कोई फीचर्स, जैसे कि मैंने यहाँ क्या बताया कि आर ए फैक्टर नेगेटिव होता है, यहाँ आर ए फैक्टर पॉजिटिव होता, तो क्या पता ये सीवियर होने के या फिर पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर होता है, जैसे कि आप आगे अपन देखेंगे। तो यहाँ पे कोई पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर नहीं है और लो डिजीज एक्टिविटी है, तो सिर्फ एनसेड से काम चल जाएगा। एनसेड क्या है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इनसे भी क्योर हो जाएगा। लेकिन फर्ज करो अगर डिजीज की सीवियरिटी मॉडरेट है या फिर हाई है। अब यहाँ दो कंडीशंस हैं कि पहली है कि मॉडरेट और हाई डिजीज सीवियरिटी है, लेकिन कोई पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर नहीं है। इस केस में भी अपन वही ट्रीटमेंट देंगे जो किस पे देंगे? पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर अगर प्रेजेंट है। और पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर अगर पेशेंट में है, एग्जामिनर ने बोल दिया कि पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर है, तो अपन ने और चीजें देख ली नहीं है कि डिजीज मॉडरेट है, हाई है, लो है, यानी कि पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर प्रेजेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ डिजीज एक्टिविटी। इन दोनों कंडीशन में ट्रीटमेंट होगा वो सेम होगा, मैनेजमेंट होगा एक ही तरीके से होगा। वो क्या होगा कि आपने एनसेड तो देने देने, इसके साथ आपने क्या देना है? इंट्रा आर्टिकुलर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड आपने इंजेक्ट करने हैं कहाँ पे? जॉइंट्स में डायरेक्टली। तो ये हो गया। अगर ये चीजें करने के बाद में भी पेशेंट इज नॉट हैविंग रिलीफ, तो आपने क्या देना है? मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट देना है। ये देने के बाद में भी पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को अभी भी क्योर नहीं हुआ, मेरे को अभी भी पेन है, मेरे को अभी भी तकलीफ है, तो आपने क्या करना है? टीएनएफ अल्फा ब्लॉकर देने। टीएनएफ अल्फा क्या होता है? ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर अल्फा। इसके ब्लॉकर्स देने हैं आपने, इससे वो डेफिनेटली क्योर हो जाएगा। तो ये अपने देख लिया ओलिगो आर्थराइटिस, उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, उसका डायग्नोसिस क्या है और उसका मैनेजमेंट क्या होगा। अब अपन चलते हैं पोलियो आर्थराइटिस पे। पोलियो आर्थराइटिस का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि मोर देन 4 जॉइंट्स आर इन्वॉल्व। लेकिन मोर देन 4 तो उसमें भी थे, एक्सटेंडेड में भी। लेकिन एक्सटेंडेड में क्या था कि मोर देन 4 जॉइंट्स आफ्टर 6 मंथ, यानी कि एक ओलिगो आर्थराइटिस का पेशेंट था, उसके पहले 6 महीने में तो क्या था? मोर देन इक्वल टू 4 जॉइंट्स ही थे। लेकिन 6 महीने का टाइम खत्म होने के बाद में उसके में कोई नया जॉइंट इन्वॉल्व हो गया, 5 6 7, अब काउंटिंग बढ़ गई। तो अपन ने क्या बोला था कि है अभी भी ओलिगो आर्थराइटिस, लेकिन ये एक्सटेंडेड ओलिगो आर्थराइटिस है। लेकिन पोलियो आर्थराइटिस क्या है कि मोर देन 4 जॉइंट्स अफेक्टेड इन द फर्स्ट 6 मंथ, यानी कि यहाँ पे पहले 6 महीने में ही 4 से ज्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हो गए। तो ये एक्सटेंडेड ओलिगो आर्थराइटिस नहीं है, ये पोलियो आर्थराइटिस है। तो यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है? फर्स्ट 6 मंथ जरूरी रोल प्ले कर रहा है। ये अपन को ध्यान रखना है कि कौन से टाइम में कितने जॉइंट इन्वॉल्व हुए हैं। फर्स्ट 6 मंथ में मोर देन 4 जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हुए तो पोलियो आर्थराइटिस है। अब पोलियो आर्थराइटिस के भी दो टाइप होते हैं। वो किस बेसिस पे अपन ने डिवाइड किया है? रिमोटेड फैक्टर पॉजिटिव और रिमोटेड फैक्टर नेगेटिव। अगर रिमोटेड फैक्टर है तो उसका अलग टाइप है, इफ नहीं है तो ये पोलियो आर्थराइटिस अलग टाइप का है। दोनों में फर्क क्या है कि रिमोटेड फैक्टर पॉजिटिव वाले में क्या होगा? देयर इज ऑलवेज सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट्स इज सिमिलरली
सीन इन एडल्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसे कि एक एडल्ट ऑनसेट यानी कि एक एडल्ट में या फिर उसके बाद वाले फेज ऑफ लाइफ साइकिल में जब एक पेशेंट होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि उसमें जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर राइट हैंड में कहीं किसी जॉइंट में इन्फ्लामेशन है तो सिमिलरली उसी जगह लेफ्ट हैंड में भी होगी, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन जब अगर रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव है तो देयर कैन बी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट, यानी यहाँ पे सिमेट्रिकल भी हो सकती है एसिमेट्रिकल भी हो सकती है। दूसरा क्या फर्क होगा कि देयर इज रूमेटॉइड नोड्यूल्स, यानी रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वहाँ पे रूमेटॉइड नोड्यूल्स देखेंगे, लेकिन अगर रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव है तो रूमेटॉइड नोड्यूल्स अब्सेंट होंगे। फिर अपने क्या करना है, रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है तो ये डायग्नोसिस में भी हेल्प करेगा। कैसे? अगर आर ए फैक्टर पॉजिटिव है इट शुड बी एटलीस्ट 2 टाइम्स इन 3 मंथ्स अपार्ट, यानी कि अपन ने 3 महीने के गैप से टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल आज टेस्ट किया और आर ए फैक्टर पॉजिटिव था, आज से 3 महीने बाद में अपने फिर टेस्ट किया और फिर से आर ए पॉजिटिव आ गया। सिर्फ इतना ही नहीं करना, ये चीज़ दोबारा अपने दोबारा टेस्ट करनी है। ऐसे 2 बार करेंगे 3-3 महीने के गैप पे, और दोनों बार अगर सेम रिजल्ट आया आर ए फैक्टर पॉजिटिव, तो वो कौन सा है? रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव टाइप ऑफ पॉलीआर्थराइटिस। यहाँ पे आर ए फैक्टर नेगेटिव होता है। अब इस फिगर में देख लीजिए आप, ये सिमेट्रिकल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं दोनों साइड, तो ये कौन सा होगा? आर ए फैक्टर पॉजिटिव पॉलीआर्थराइटिस। जैसे कि मैंने आपको ओलिगोआर्थराइटिस में बताया कि वहाँ पे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज प्रेजेंट थे, यहाँ पे भी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज पॉजिटिव होगा, यानी कि पेशेंट चाहे ओलिगोआर्थराइटिस का हो चाहे पॉलीआर्थराइटिस का हो उसके अंदर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। यानी कि इस सिर्फ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज से अपन डायग्नोसिस नहीं कर सकते कि ये कौन सा वाला है। अपन को पेशेंट्स की हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, अपन को देखना पड़ेगा कि जॉइंट्स लेस देन इक्वल टू 4 है या फिर मोर देन 4 है स्टार्टिंग के 6 महीने में, फिर ये अपन कंफर्म कर पाएंगे। लेकिन इसका पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना किस तरह से, एक और कंडीशन है तीसरी वाली है सिस्टमिक वाली, उससे अलग होता है, वो मैं आपको सिस्टमिक में बताऊंगा। अब अपन चलते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो अगर एक पॉलीआर्थराइटिस के पेशेंट में है तो वहाँ पे जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक पॉलीआर्थराइटिस का पेशेंट है और उसके अंदर सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्व है, उस पॉलीआर्थराइटिस यानी कि बहुत सारे जॉइंट्स में मोर देन 4 जॉइंट्स इन्वॉल्व है, उन जॉइंट्स में से एक जॉइंट सर्वाइकल स्पाइन का है, तो ये पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर है, यानी कि अब ये कंडीशन ज़्यादा बुरी है, बदतर है। या फिर क्या हो सकता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिप जॉइंट, यानी कि पॉलीआर्थराइटिस के पेशेंट में बहुत सारे जॉइंट इन्वॉल्व है, लेकिन उनमें से अगर सर्वाइकल जॉइंट इन्वॉल्व है या फिर हिप जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो ये मोर पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर है। या फिर प्रेजेंस ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 2 टाइप होते हैं रूमेटॉइड फैक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव वाला पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर है। अब अपन चलते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट यहाँ भी सेम होगा, सीवियरिटी के बेसिस पे अपन ट्रीटमेंट करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। यहाँ अपने देखा है यहाँ अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है लो डिजीज एक्टिविटी, अगर ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं है तो अपन क्या करेंगे? इंट्रा आर्टिकुलर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स अलोंग विद एनसेड्स एंड मेथोट्रेक्सेट, ये अपने उस पेशेंट में ड्रग्स देने हैं। लेकिन अगर उसके अंदर जो डिजीज की एक्टिविटी है वो मॉडरेट या हाई है तो अपन ये 3 चीज़ें तो देंगे ही देंगे, इंट्रा आर्टिकुलर कोर्टिकोस्टेरॉइड, एनसेड्स और मेथोट्रेक्सेट तो देंगे देंगे। अलोंग विद इट we should give biological disease modifying anti-rheumatic drugs, disease modifying anti-rheumatic drugs, DMARDS, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो अपन ने ये बायोलॉजिकल DMARDS देने होंगे। कौन से बायोलॉजिकल DMARDS दे सकते हैं अपन? सबसे पहला है एंटी ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर अल्फा, यानी कि एंटी TNF अल्फा। कौन से होते हैं जो TNF अल्फा के एंटी होते हैं? कौन से ड्रग्स होते हैं? पहला होता है इटानरसेप्ट, और क्या हो सकता है? एडालीमुमेब, और क्या हो सकता है? गोलीमुमेब या फिर इन्फ्लिक्सिमेब। ये वो सारे ड्रग्स हैं जो एंटी TNF अल्फा होते हैं। इसके अलावा और कौन से बायोलॉजिकल DMARDS दे सकते हैं? हम दे सकते हैं एंटी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एसोसिएटेड एंटीजन फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका एग्जाम्पल क्या है? एबाटासेप्ट। और हम क्या दे सकते हैं? हम दे सकते हैं इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, फॉर एग्जाम्पल टोसिलिजुमेब। या फिर हम दे सकते हैं जेनस काइनेज इनहिबिटर्स, फॉर एग्जाम्पल टोफासिटिनिब। लेकिन अपन ने टोफासिटिनिब को कभी देना है जब पेशेंट पोलियोआर्थराइटिस का है, या अगर एक्सटेंडेड ओलिगोआर्थराइटिस का केस है तो अपन टोफासिटिनिब नहीं दे सकते। अपन ने सिर्फ पोलियोआर्थराइटिस में ही टोफासिटिनिब दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? एंटी CD20, फॉर एग्जाम्पल रिटुक्सीमेब। अपन ने इसका भी ख्याल रखना है कि रिटुक्सीमेब कब दे सकते हैं? जब पोलियोआर्थराइटिस का पेशेंट है, वो भी कौन सा वाला, कौन सा टाइप? रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव वाला। अपन ने जो अभी 2 टाइप देखे थे इसके सब टाइप, उसमें भी पॉजिटिव वाला पहला वाला, क्योंकि उसके प्रोग्नोस्टिक फीचर पुअर है, उस कंडीशन में अपन रिटुक्सीमेब देते हैं। अब अपन ने देख लिया कि ओलिगोआर्थराइटिस और पॉलीआर्थराइटिस में क्या फीचर अलग है, क्या सिमिलरिटी है और उनका मैनेजमेंट कैसे है। अब अपन देख लेते हैं जो आज का आखिरी पार्ट है, वो है सिस्टमिक जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। इसमें इस वर्ड का क्या मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पॉलीआर्थराइटिस तो होगा ही होगा, यानी कि इस पेशेंट में भी पॉलीआर्थराइटिस है, लेकिन उसके साथ कुछ सिस्टमिक फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल
क्वाटिडियन फीवर। अब क्वाटिडियन फीवर क्या होता है, इस ग्राफ में मैंने रिप्रेजेंट किया है कि एक्स एक्सिस पे जैसे डेज है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर। आपको पता है 37 डिग्री नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे एक दिन के अंदर ही देखो फ्लक्चुएशन, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी 37 से भी कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है। यानी कि एक दिन के अंदर भी ये थोड़े टाइम के बाद में कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कभी 37 से भी नीचे जा रहा है। तो ये जो फीवर है, जो कुछ गैप के बाद में बढ़ रही है, वापस सही हो रहा है, वापस बढ़ रहा है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ फीवर डेली एटलीस्ट फॉर 3 आवर्स। यानी कि यहाँ पे 24 घंटे में से एटलीस्ट 3 आवर तक फीवर रहा, फिर वापस नॉर्मल हो गया, फिर बिलो 37 चला गया, फिर से 3 घंटे के लिए फीवर आ गया। तो ऐसा जो एपिसोडिक फीवर आ रहा है ना पर डे, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वोटिडियन फीवर। तो सिस्टमिक जीआई में क्वोटिडियन फीवर होगा। यानी कि पेशेंट आएगा, वो बोलेगा कि मुझे सुबह 9 बजे के अराउंड फीवर आया, 12-1 बजे वापस सही हो गया, फिर शाम को फिर से मुझे फीवर आया, जो 2-3 घंटे तक रहा। तो अपन सस्पेक्ट करेंगे कि ये क्वोटिडियन फीवर है। और इस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, हिपेटोस्प्लेनोमेगाली एंड लिम्फेडेनोपैथी। और यहाँ पे क्या होता है, सियोसाइटिस अलोंग विथ सैल्मन कलर लीजन्स। और ये लीजन्स क्या हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं या फिर लीनियर हो सकते हैं। और कहाँ देखने को मिलेंगे, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ट्रंक एंड प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटीज। यानी कि उसके ट्रंक पे और प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटीज पे अपन को सर्कुलर या फिर लीनियर सैल्मन कलर लीजन्स देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं इसके डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस में मैंने आपको क्या बताया था कि ओलिगो आर्थराइटिस और पोलियो आर्थराइटिस दोनों के सीरम एनालिसिस में क्या होगा, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे नेगेटिव है। यानी कि एक पोलियो आर्थराइटिस का पेशेंट आया, अब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो ये वाला क्या हो सकता है, नॉर्मल पोलियो आर्थराइटिस है, या फिर क्या हो सकता है, सिस्टमिक जेआईई का हो सकता है। तो आप इनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, बेस्ड ऑन सीरम एनालिसिस आपने देखने हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। अगर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज एब्सेंट है तो ये क्या है, सिस्टमिक जेआईई का पेशेंट है। और यहाँ पे क्या चीज इंक्रीज मिलेगी, वह इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। कौन से इन्फ्लेमेटरी मार्कर इंक्रीज मिलेंगे, सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, या फिर ईएसआर, या फिर फेरेटिन। तो ये होगा डायग्नोसिस किसका, सिस्टमिक जीआई का। फिर अपन इसके मैनेजमेंट पे चलते हैं। इसका मैनेजमेंट किसको इन्वॉल्व करता है, कौन से ड्रग्स दे सकते हैं, कन्वेंशनल डीएमएआरडीएच एग्जांपल मेथोट्रेक्सेट अलोंग विद एंटी टीएनएफ अल्फा, और वी कैन गिव इंटरल्यूकिन 1 ब्लॉकर्स एग्जांपल एनाकाइनेरा, और वी कैन गिव इंटरल्यूकिन 6 ब्लॉकर्स फॉर एग्जांपल टोसिलिजुमैब। तो ये मैंने आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें थी जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस की, वो मैंने सारी आपको एक्सप्लेन करी हैं। अगर आपको इनमें से कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।